हेलो नमस्कार साथियों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटी की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें हम भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, इससे पहले मैंने भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में विस्तृत चर्चा की एक क्लास लेकर आ चुका हूं। आज की यह क्लास आपको संविधान निर्माण के बारे में एक अच्छी समझ विकसित करेगी और आने वाले किसी भी एग्जाम में आप इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आएंगे उसको सॉल्व करने में सहजता महसूस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, ये यहाँ पे जगह न होने की वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, इसमें हमें जो पढ़ना है वो 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा कैबिनेट मिशन योजना, दूसरा हमारा होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तीसरा हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण सभा के बारे में। जो मैंने लास्ट क्लास लाया था उसमें मैंने ये दो टॉपिक छोड़ दिया था, क्योंकि ये 2 टॉपिक संविधान निर्माण से संबंधित थे और वो जो हमने पढ़ाए थे वो संवैधानिक विकास क्रम का पढ़ाया था। तो इसलिए मैंने इन 2 टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ा दिया था, क्योंकि ये इनसे लिंक होते हैं, संविधान निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में ये थे। ठीक है, तो अगर कोई चीज हम लिंक करके पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे समझ में आती है, चीजें हमें याद भी रह जाती है। तो आइए देर न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं और संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में एक अच्छी समझ विकसित करते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो कैबिनेट मिशन योजना है। कैबिनेट मिशन योजना का तात्पर्य है कि जो ये कैबिनेट आगे लगा हुआ है इसमें इसका तात्पर्य है कि जो ब्रिटिश सरकार के मंत्री थे, ब्रिटिश सरकार के मंत्रियों को इसमें सदस्य बनाया गया था, इसलिए इसको हम कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। ठीक, सबसे पहले जाने तो ये कब आया, तो ये आया 1946 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजी गई एक प्रमुख योजना थी जिसका उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से अंजाम देना था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार पर बहुत दबाव बनने लगा भारत को आजाद करने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कैबिनेट मिशन नाम से एक योजना भेजी, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम भारत को किस प्रकार से आजाद करेंगे, उसके लिए आप हमें एक रूपरेखा दें। तो उसके संदर्भ में उन्होंने ये मिशन बनाया था। इसमें जो सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार के मंत्री थे। इनमें 3 सदस्य थे। पहले सदस्य थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, जो भारत मामलों के लिए ब्रिटिश सचिव थे। दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। एबी अलेक्जेंडर जो थे वो थे ब्रिटिश नौसेना के मंत्री। ठीक, ये तो हो गए इनके सदस्यों की बात। अब इन्होंने योजना के मुख्य प्रस्ताव के बारे में बताया हमें, तो आइए हम पढ़ लेते हैं मुख्य प्रस्ताव क्या क्या थे। तो पहला था भारत को सत्ता हस्तांतरण की योजना देना। भारतीय नेताओं के बीच संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशना था। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि भारत को एक संघ बनाना जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें शामिल होंगी। तीसरा पॉइंट है हमारा अखंड भारत के लिए एक केंद्रीय सरकार निर्माण करना था, किंतु केंद्र सरकार के पास केवल 3 विषय ही रहेंगे, जिसमें थे रक्षा, विदेश, संचार। से सभी प्रांत देशी रियासतों के पास होंगे, सॉरी देशी रियासतों नहीं, प्रांतों के पास। पहला पॉइंट का मतलब है कि मुख्य प्रस्ताव के तहत इन्होंने ये बनाया कि हमें क्या क्या करना है। प्रस्ताव में से मतलब होता है कि हमें क्या करना है, ठीक। तो उन्होंने पहले बताया कि हमें सत्ता हस्तांतरण की योजना देना है। दूसरा, हमें संविधान निर्माण बनवाना है भारत के लिए, ताकि भारतीय लोग अपने संविधान के अनुसार अपने देश का शासन संचालन कर सकें। ठीक, दूसरा इन्होंने दिया कि हम भारत में एक संघ बनाएंगे, यानी सभी राज्यों प्रांतों जितने भी थे उन सबको मिलाकर एक संघ बनाएंगे, जिसमें ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र और देशी रियासत, क्योंकि उस टाइम भारत के 2 ही प्रकार के क्षेत्र थे, जो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र थे और देशी रियासत।
ब्रिटिश और देसी रियासत। तो इन दोनों को एकत्र करके एक भारतीय संघ का निर्माण करना। ठीक है, तीसरे पॉइंट का हमारा मतलब है कि जब हम संघ बनाएंगे तो उसके लिए एक सरकार चाहिए, एक सरकार चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि हम एक केंद्रीय सरकार बनाएंगे, किंतु उसको हम केवल 3 ही विषय देंगे जिसके माध्यम से वो अपना कार्य कर सके, जिसमें था रक्षा, विदेश और संचार। ऐसा करने के पीछे इन्होंने ये तर्क दिया कि प्रांत जो है वो ज्यादा स्वायत्त रहेंगे, ज्यादा स्वायत्त रहने के वो जल्द से जल्द आत्मनिर्भर और विकसित हो सकेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये था कि जो देसी रियासत थे वो किसी सरकार के अधीन नहीं आना चाह रहे थे, वो खुद का शासन संचालन चलाना चाह रहे, क्योंकि उनका राजा बना रहना ही प्रजा में उनका अस्तित्व था। ठीक है, तो ये हो गई इस पॉइंट का अर्थ। अब हम आते हैं, हाँ, तीसरा इन्होंने ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट है। ठीक है, कोई अलग से वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जो प्रांत हैं ब्रिटिश भारत और देसी रियासत जो दो क्षेत्र थे भारत में, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र और देसी रियासत, तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि हम बनाएंगे 3 तरह के ग्रुप ए में हम हिंदू बाहुल क्षेत्र को रखेंगे, जिसमें हमारा जो प्रदेश होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, मध्य प्रांत मतलब एमपी से है, जो आज का एमपी का क्षेत्र है। एमपी में उस टाइम झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, तो इन्होंने 3 इसमें दिए। ठीक, दूसरा बी ग्रुप में इन्होंने क्या किया, मुस्लिम जो बाहुल थे उनको 2 भागों में बांटा, एक पश्चिमी मुस्लिम, एक पूर्वी मुस्लिम, क्योंकि पश्चिमी और पूर्वी ही क्षेत्रों में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र एक बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWF प्रांत रखेंगे। ठीक है, ग्रुप सी में इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम बाहुल पूर्वी क्षेत्र जो बंगाल और असम का क्षेत्र है, असम उस टाइम जो आज के हम नागालैंड, मिजोरम में सारे क्षेत्र देख रहे हैं, उस टाइम केवल आसाम था और बंगाल, तो वही क्षेत्र थे वहां पे, आसाम, बंगाल। ठीक, ये हो गया हमारा 3 समूह। इन्होंने कहा कि हम 3 समूह में बांटेंगे राज्यों को। ठीक, आगे संविधान, हाँ, ये पॉइंट हमारा ऊपर आ गया, ये नीचे होना चाहिए ना। ठीक है, अभी हम पढ़ लेंगे इसको। तो आगे उन्होंने बताया कि हम प्रांतों को यह अधिकार होगा भविष्य में समूह से अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र हैं और देसी रियासत हैं, इनको केंद्र या भारतीय संघ से आगे चलकर अलग होने का अधिकार रहेगा, भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार रहेगा। ठीक है, आगे मैंने बताया कि भारत का विभाजन नहीं होगा। आगे इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, तो इसी आधार पर कहा कि भारत का विभाजन नहीं होगा, परंतु पाकिस्तान की मांग को भी खारिज किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत इससे पहले पाकिस्तान की मांग को लेकर काफी चर्चा उठी, काफी विवाद भी रहा। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मांग को खारिज कर देते हैं और भारत का विभाजन भी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें कहा गया एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो भारत के लिए संविधान निर्माण करेगी। ठीक, इस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनकी संख्या 389 होगी। ठीक, इनमें से 296 सदस्य रहेगा, 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से और 93 सदस्य देशी रियासत से चुने जाएंगे। ठीक, ये चुने जाएंगे 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट के आधार पर। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट चुनी जानी थी। ठीक है, आगे मैंने बताया कि प्रांतीय सदस्यों का जो चुनाव होगा वो असेंबली के सदस्यों द्वारा होगा।
असेंबली के सदस्य। ये देशी रियासतों के जो प्रतिनिधियों का चयन होगा वो रियासतों के प्रमुखों मतलब राजाओं द्वारा होगा। यह मतलब है, इसका मतलब है जो हमारी संविधान सभा होगी, संविधान सभा होगी, उसमें जो 296 सदस्य होंगे वो प्रांतीय सदस्यों के माध्यम से और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा चुने जाएंगे। ठीक, ये जो सदस्य होंगे ये निर्वाचित होंगे। ठीक, क्योंकि ये प्रांतीय, जैसे आज में हम विधानसभा में सदस्यों को चुन के भेजते हैं, उसी प्रकार ये भी हुआ था। ठीक, इसी प्रकार ये जो 93 सदस्य थे ये मनोनीत किए जाएंगे, क्योंकि चुने नहीं जा रहे, राजा द्वारा मनोनीत किए जा रहे थे। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, इन्होंने दिया इस तरह जो भारतीय संविधान सभा थी वो अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत सभा थी। क्योंकि मैंने बता दिया आपको, कुछ निर्वाचित थे और कुछ मनोनीत थे, तो इस आधार पर अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत सदस्यों द्वारा हमारी संविधान सभा निर्माण करने का इन्होंने प्रस्ताव रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है हमारी भारतीय प्रतिक्रिया। जब ये कानून आया, इनका प्रस्ताव आया, तो भारतीय प्रतिक्रिया क्या हुई, कांग्रेस ने क्या कहा, अन्य दलों ने क्या कहा, मुस्लिम लीग ने क्या कहा। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी ने योजना को तो कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में अधिनियम का विरोध किया। अब ये तो चंगे दौरे पर पहले तो योजना को स्वीकार करते हैं, फिर बाद में अधिनियम को विरोध करते हैं। उन्होंने जो स्वीकार किया था उसका आधार इन्होंने दिया, नीचे लिख दिया, जो आधार दिया स्वीकार करने का, पहले उन्होंने कहा एक भारतीय संघ संविधान सभा प्लस केंद्रीय सरकार के निर्माण के आधार पर इन्होंने इसका सपोर्ट किया था। इन तीनों पॉइंटों को वैलिड मानते हुए उन्होंने कहा कि हम इसका सपोर्ट करते हैं, किंतु बाद में जब उन्होंने आगे देखा कि ये राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार, अधिकार प्लस केंद्र सरकार को केवल 3 विषय दिए जाने के संदर्भ में इन्होंने इसका विरोध किया। हाँ, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, पाकिस्तान की मांग को खारिज करने में, पाकिस्तान की मांग को खारिज करने, इन पॉइंट्स के आधार पर इन्होंने पहले तो कहा कि हम सपोर्ट करेंगे इसका। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्होंने देखा कि भारतीय राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार दे रहे हैं और केंद्र सरकार को केवल 3 विषयों पर इस कानून बनाने का अधिकार दे रहे हैं और राज्यों को ज्यादा। तो यानी कि यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, आगे चलकर केंद्र में भारतीय संघ में फूट पड़ेगी, अन्य राज्य क्या कहते हैं मांग करेंगे अलग होने का। तो इस आधार पर उन्होंने इसका विरोध किया कि हमें कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार नहीं। ठीक, आगे वाला पॉइंट हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किए जाने पर मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की। इनको ये लगा था कैबिनेट मिशन योजना के तहत पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा और भारत पाकिस्तान से डोमिनियन स्टेट बना दी, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसको अस्वीकार कर दिया गया, जिसके कारण मुस्लिम लीग
ने इसका विरोध किया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कर दी। ठीक, आगे का पॉइंट इन्होंने बताया, कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य भारत को एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गहरे मतभेदों के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैबिनेट मिशन योजना। इसमें जो भी पॉइंट्स थे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो मैंने इसमें डाल दिए थे। ठीक है, अब आगे आते हैं, हमारा दूसरा जो वो था पॉइंट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आई थी जिसके आधार पर हमारा देश आजाद हुआ और हमें संविधान निर्माण सभा में योगदान मिला। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत विभाजन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की नहीं होगा, द्वारा हो, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत विभाजन की योजना 3 जून 1947 को मूर्त रूप देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। ठीक, इसे ही हम माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, माउंटबेटन योजना। ठीक है, मूर्त रूप देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। विभाजन, भारत के विभाजन को, मतलब कि इसमें आपको विभाजन स्वीकार करने को आगे देखने को मिलेगा कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट नाम से इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेटों को स्वीकार किया। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अधिनियम भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए लाया गया था। ठीक है, यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया तथा यह 15 अगस्त 1947 को भारत में लागू हुआ। जिस दिन हम आजाद हुए उसी दिन ये लागू हुआ और उसी दिन से भारत से ब्रिटिश शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, मुख्य बिंदु, इस अधिनियम के मुख्य बिंदु क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, अधिनियम के तहत भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित किया, भारत और पाकिस्तान। ठीक, ये दोनों डोमिनियन ब्रिटिश शासन के अधीन स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किए गए। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इनको आजाद तो कर दिया लेकिन बोला कि आप राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करेंगे। राष्ट्रमंडल सदस्यता से मतलब है कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको महारानी, भारत ब्रिटेन की महारानी होती थी, उनके आधार पर जाना जाएगा, मतलब आप उनके अधीन रहोगे। ठीक, आप स्वतंत्र रहोगे लेकिन उनके अधीन रहोगे। ठीक, इस दूसरा पॉइंट हमारा है, ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। इस अधिनियम से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार की भारत की किसी भी प्रांतीय केंद्र सरकार में अब कोई भूमिका नहीं रही। ठीक, तीसरा पॉइंट है हमारा, भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई, वे अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। उन्होंने एक रियायत दी, उन्होंने इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय रियासतों को एक रियायत दी। कौन सी रियायत? आप अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं या खुद में स्वयं में स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, इसी को देखकर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ये डिसाइड किया कि हम ना तो भारत में शामिल होंगे और ना पाकिस्तान में, लेकिन बाद में उन्हें भारत में ही शामिल होना पड़ा। ठीक है, वो आगे की कहानी वो हिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक, आगे का पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान दो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, इनमें जो भी बता रहा था, राष्ट्रमंडल सदस्य होने की स्वतंत्रता दी गई कि आप चाहो तो, बाद में उन्होंने बोला कि आप चाहो तो राष्ट्रमंडल की स्वतंत्रता ले सकते हो या नहीं भी। तो दोनों देशों ने क्या किया, नहीं लिया। ठीक, भारत से राष्ट्र सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। अब भारत पूर्ण रूप से आजाद हो चुका था, यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। ठीक, ये रहा हमारा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जिसमें हम देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया या संविधान सभा
संविधान सभा का निर्माण। ठीक, इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आएंगे, इस टॉपिक से जो भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे, लगभग आप यहाँ से करने की संभावना में रहोगे। मैं आपको इतना बता दूंगा इस टॉपिक के माध्यम से, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि संविधान सभा कब बनी है, एक एक फैक्ट अच्छे से आपको हम समझा देंगे। ठीक, तो हमारा जो संविधान सभा का गठन होता है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत दिया हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर, ये नंबर नहीं लिखा, नवंबर लिखा है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। जब 1946 में गठन हुआ, नवंबर में गठित हुआ था, अभी बैठे नहीं हुए थे, केवल एक सभा बना दी गई थी जिसमें से आपने ऊपर हमने बताया है कौन कितने सदस्य कहाँ से चुन के आने वाले थे, तो वही सदस्य इस संविधान सभा में आके निर्वाचित होके आ गए थे। ठीक है, नवंबर के बाद ही निर्वाचन चालू हो गया था और सभी को निर्वाचित करके दिसंबर तक सभी को संविधान सभा में बैठा दिया गया। ठीक है, आगे इसकी जो प्रथम बैठक, गठन के बाद जो प्रथम बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को उनका प्रथम बैठक होता है। ठीक, अब इसी के आधार में दूसरा यह है जो अंतिम बैठक, वो तो कुल 11 सत्र थे, ये कुल 11 सत्र हुए थे। मैं तो हमें पहला और दूसरा याद, सॉरी पहला और अंतिम याद रखना कब हुआ था। प्रथम बैठक हुआ था 19 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950। तो ये प्रश्न जो आते हैं यहीं से आते हैं, पहला और अंतिम में आते हैं, बीच के नहीं आते। ठीक, अब आते हैं संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो 1946 में जब संविधान सभा बनी थी तब भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट नहीं थे, केवल भारत एक संघ था। ठीक, तो जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो भारत में 299 सदस्य बचे और पाकिस्तान में 90 सदस्य चले गए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन संविधान सभा जो थे उनमें ब्रिटिश भारत क्षेत्र से 296 थे, जो हमने आगे बताया था आपको। देशी रियासतों से 93 सदस्य थे, महिला सदस्यों में 15, यानी जो ये 389 सदस्य हैं इनमें टोटल 15 महिलाएं थी। ठीक है, टोटल 15 महिलाएं थी। ये हो गया भारत का, ये हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए थे जब, तो टोटल बचे थे, टोटल 299 सदस्य ही बचे थे, 299। ठीक, 389 में 299 सदस्य ही बचे थे भारत के बंटवारे के बाद। ठीक, तो हम देख लेते हैं संविधान सभा के कौन कौन से पदाधिकारी थे। तो पहले संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे कहते हैं, जिन्हें सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से जाना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक, ये होगा अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष हम चुनते हैं राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक, उपाध्यक्ष जो थे हमारे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को और सचिव के रूप में एच.वी.आर. अयंगर को चुना गया। मुख्य प्रारूपकार एल.एन. मुखर्जी। प्रारूप से क्या होता है, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो पहले, तो उसके लिए पहले रूपरेखा बनाते हुए कि हमारा ये सिलेबस है, हमारा ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतना टाइम है मेरे पास, तो सारी चीजों को जो हम करते हैं उसी को कहते हैं रूपरेखा या प्रारूप। तो उसके लिए जो बनाए गए थे मुख्य प्रारूपकार जो थे वो एल.एन. मुखर्जी थे। ठीक है, जब 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक हुई तो उसमें बहस किया कि हमें संविधान कैसे बनाना है। ठीक, उन्होंने संविधान कैसे बनाना है इस पर चर्चा की। जब दूसरी बैठक हमारी होती है तो उसमें जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। ये था 13 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हमारा होता है, इसमें जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं, प्रस्ताव लेके आते हैं। ठीक, उसको पेश करते हैं और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित भी कर दिया जाता है।
इस पर अच्छी से बहस चर्चा होती है कि हमें संविधान में क्या क्या चीजें रखनी। उद्देश्य प्रस्ताव से मतलब है उद्देश्य प्रस्ताव से मतलब है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, हर एक चीज को अच्छे से डिफाइन करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। अब हम उद्देश्य प्रस्ताव या प्रिम्बल जो आप बोलते हैं उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे उसमें क्या क्या चीजें थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाई गई थी। ठीक, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। ठीक, ये जो आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1947 तक था, 15 अगस्त 1947 तक था। जब देश आजाद हुआ उसके बाद ये चले गए थे पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान वो क्षेत्र वाले चले गए थे। ठीक, तब बच गए थे 299। कुछ छूट नहीं रहा, ये छूट रहा है। आगे हम आते हैं तो ये है हमारा संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने अपने संविधान निर्माण के कार्यों को विभिन्न समितियों के माध्यम से पूरा किया था, जिसमें से उन्होंने प्रमुख दो समितियां बनाई। कई समितियां गठित की, ये समितियां दो प्रकार की थी। ठीक, इन्होंने विभिन्न विषयों पर कार्य करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। ठीक, ये समितियां दो प्रकार की थी, इसमें पहले प्रमुख समिति, दूसरा अन्य सहायक समिति। तो प्रमुख समिति जो हमारी पहली थी संविधान सभा की, उसमें पहला था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने प्रारूप का मतलब भी समझा दिया। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरा प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों संबंधी समिति। राज्य क्षेत्र समिति, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक, चौथा हमारा मौलिक अधिकार की उप समिति। ये ध्यान रखिएगा, उप समिति, यहाँ मौलिक अधिकार है, यहाँ मौलिक अधिकारों की समिति, और यहाँ उप समिति है। उप समिति है जेबी कृपलानी, मतलब राजेंद्र प्रसाद हैं, सॉरी राजेंद्र प्रसाद नहीं, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि वो राज्यों के मामले देखते थे, गृह मंत्री भी थे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। तो ये मूल अधिकारों के मुख्य थे, मेन समिति यही थी, मूल अधिकारों। अब मूल अधिकारों, सॉरी अधिकारों होगा, अधिकारियों नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। मूल अधिकारों, ये जो मूल अधिकार की समिति थी, इसमें कई कार्य थे, तो इसके लिए भी इन्होंने उप समितियां गठित कर दी थी। उसी में से एक थी मूल अधिकार की उप समिति, जेबी कृपलानी को बनाया गया था, और उनसे कहा गया था कि आप मूल अधिकारों के संदर्भ में हमें बताएं किस प्रकार के मूल अधिकार होने चाहिए भारतीयों के संदर्भ में। ठीक, पांचवा हमारा था अल्पसंख्यक उप समिति, एच.सी. मुखर्जी। छठा सदन समिति, पी पट्टाभी सीतारामैया। सातवां है नियम समिति, कार्य प्रक्रिया समिति एवं संचालन समिति। राष्ट्रध्वज समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष भी थे और आगे चल के ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे कई एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक कि कौन कौन से अध्यक्ष किस समिति के थे या किस समिति के कौन अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसमें से तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के संदर्भ में लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि जहां भी संघ से रिलेटेड कोई भी हो, संघ से रिलेटेड कोई भी हो, तो वहां आप जवाहरलाल नेहरू को लगाइएगा, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम 1946 मंत्री सरकार में, और संघ से रिलेटेड जितने भी मामले थे ये देखते थे। दूसरा सरदार पटेल के संदर्भ में अगर आप लगाते हैं तो इनका है राज्यों के संदर्भ में, क्योंकि ये गृह मंत्री थे, गृह मंत्री थे भारत सरकार में। इनका काम था राज्यों के मामलों को देखना, क्योंकि सारे राज्यों को इन्होंने अपने ही दम पे एकत्र किया था और
4 राज्य ऐसे थे जिसको इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन बाद में इन्होंने उसको भी अच्छे से कब्जा भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि राज्य से संबंधित जो भी आएगा वो हम लगाएंगे किसका, सरदार पटेल का। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में भी 3-4 समितियां, तो ये मान लीजिए आप एक अध्यक्ष हो, ठीक, आप अध्यक्ष हो और आपको प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है, प्रशासनिक व्यवस्था, तो आप उसके लिए क्या करोगे, नियम बनाओगे, कार्य संचालन नियम करोगे, कार्य प्रक्रिया बनाओगे, उसका संचालन करोगे, ठीक, उसके लिए एक झंडा भी देखोगे, यानी प्रतीक के रूप में झंडा को मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो कि हम अध्यक्ष हैं, हमें इसी ये कार्य करने पड़ते हैं, ठीक, उस आधार पर इसको याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आरओ हो, पीसीएस हो, एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है इस टॉपिक से। ठीक, आगे हम आते हैं, इसमें है अन्य महत्वपूर्ण सहायक समितियां। इसमें पहला कार्य संचालन समिति, डॉक्टर के एम मुंशी जी थे इसके अध्यक्ष। नागरिकता पर तदर्थ समिति, एस वर्दाचारी थे, ठीक। सभी सभा कार्य संचालन समिति, जीवी माल्यवंकर, ठीक। अब यहाँ आ गया सभा कार्य संचालन। अभी आपने बताया कार्य संचालन के लिए तो राजेंद्र प्रसाद को हमने लगाने के लिए बोला, ठीक, सही बात है। कार्य संचालन, यहाँ लिखा सभा, ठीक, सभा, तो सभा के लिए सारा कार्य वही करेंगे, तो कोई और कुछ तो, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा ना फिर, इसीलिए कार्य सभा के कार्य संचालन, सभा कैसे कार्य करेगी उसके लिए, ये संविधान में कैसे कार्य होंगे उसके लिए, संचालन के लिए नियम समिति, संविधान के लिए नियम बनाना, कार्य प्रक्रिया समिति संविधान के लिए कैसे कार्य करना उसके लिए, संचालन समिति जो सभा उसके संचालन कैसे होगा, ठीक, उसके लिए इन्होंने ये थे और इसके लिए ये थे, ठीक। चौथा है हमारा प्रांतों की पुनर्गठन समिति, पंडित जीएन मंडल बनाया गया था। पांचवा विशेषाधिकार समिति, हृदयनाथ कुंजरू को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। आगे हम आते हैं प्रारूप समिति के सदस्य, ये तो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक है, तो इससे कई एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि प्रारूप समिति के कौन कौन से सदस्य शामिल थे या कौन कौन से नहीं शामिल थे, आपको बना दिया जा सकता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक। तो जो पहले सदस्य थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो अध्यक्ष थे, बी आर अम्बेडकर वो अध्यक्ष थे इस समिति, प्रारूप समिति के। संविधान तो उन्होंने लिखा है, आप सभी को पता है कि हमारे संविधान निर्माता उन्हीं को माना जाता है। दूसरा है एन गोपाल स्वामी अयंगर थे इसके सदस्य। तीसरा अल्लादी स्वामी अय्यर। चौथा थे डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवा थे सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला। छठे थे एन माधव राव, बी एल मित्र की जगह आए थे, ये बीमार होने के कारण इन्होंने अवकाश लिया जिसकी जगह पे ये आए थे। टी कृष्णमाचारी डीपी खेतान की जगह आए थे ये, ठीक, डीपी खेतान की जगह आए थे। तो ये हो गए हमारे समिति कि संविधान में कौन कौन सी समितियां, संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां बनाई थी, उसके कौन कौन से अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, लास्ट स्लाइड हमारे साथ, हाँ लास्ट स्लाइड है ये। अब हम संविधान का अंत पढ़ेंगे, संविधान सभा का अंत कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक। तो संविधान निर्माण जो फैक्ट्स हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, ठीक, और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। किंतु जिस दिन संविधान पारित हुआ था कुछ संवैधानिक प्रावधानों को उसी दिन लागू कर दिया गया था, संवैधानिक प्रावधानों को। इससे नहीं आता है प्रश्न कौन कौन से प्रावधान होते, बस ये था कि आप जान लीजिए एक जानकारी के रूप में कि कुछ संवैधानिक प्रावधानों को 1949 में ही संविधान के दिन, जिस दिन संविधान पारित उसी दिन लागू कर दिया गया था, उस प्रावधान को 1949 को लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद है इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।
जो 11 सत्रों के माध्यम से पूरा हुआ। हमारे संविधान निर्माण के लिए 2 साल 11 माह 18 दिन टोटल लगे थे। ठीक है, उस टाइम संविधान में मूल जो संविधान हमारा है, उस टाइम के समय जब संविधान बना था तो उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मूल संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियां या कितने भाग थे। ठीक, वनडे एग्जाम में तो कई बार ये भी पूछा गया है कि हमारे संविधान में कितना दिन लगा बनने में। ठीक, तो अगर आज हम देखें, आज वर्तमान में, तो वर्तमान में 25 भाग, ठीक, 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 499 या 95 के आसपास, वर्ग देख लीजिएगा आप लोग, के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं, अनुच्छेद। ठीक है, वर्तमान में। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। हमने संविधान निर्माण सभा के बारे में अच्छे से जान लिया और समझ लिया कि यह कैसे निर्मित हुई और इसमें कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन सी समितियां थी, कब ये बनना शुरू हुआ, कब ये पारित हो। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद, शुक्रिया।